तो फिर ये कहाँ है इसका अंत? देखिए, राहुल गांधी जी के सामने भी एक समस्या है कि वो अपनी पार्टी के इतिहास से वाकिफ नहीं है। भाई, जिस समय वो स्वतंत्र वीर सावरकर की बात करते हैं, वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ। वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वातंत्र समर लिखा। मैं चुनौती से पूछता हूं, 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वातंत्र समर लिखा हो। सबने म्यूटिनी, रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी लिखा। और जिस वर्ष में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, वो वर्ष कौन सा था? 1910। और जाके चेक करिए, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। आप तो मातहत हैं, ब्रिटिश सरकार के बाबू के नीचे खड़े हुए हैं। और रही बात इसकी लेटर लिखने की, तो राहुल गांधी जी देख लें, उनके बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम लेके किसी का मूर्ति भंजन नहीं करना चाहता, वॉइसराय को लिखा है, फील ओब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को लिखा है, राजकुमार को, आई बेग टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं याचना करता हूं कि आपका वफादार सेवक बना रहूं। और दूसरी बात यह बताइए, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ किसने ली? नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं प्रधानमंत्री बने थे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को बने थे। आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और क्या कहता है, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? जब माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। यूनियन जैक झंडा था, तिरंगा लेकिन नहीं जैसा था। जैसा सुमेरा भी जानने की कोशिश कर रही थी कि ये सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंशा को पूरा करने के लिए इतिहास को अलग तरीके से लिखा गया। बार बार होता है इसका जिक्र कि बाएं हाथ से लिखा गया इतिहास, यानी वामपंथी इतिहासकारों ने कुछ अलग ही इतिहास पढ़ा दिया हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन को। तो क्या इतिहास को, हिस्ट्री को रीराइट करने की तैयारी है? देखिए, एक तो होता है हिस्ट्री को बदल दिया गया, एक होता है टोटल झूठा इतिहास पढ़ा दिया गया। टोटल। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, बताइए, वो स्वतंत्र वीर सावरकर जिनको अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की जगह पेड़ दिया गया, वो तो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। जिनके लिए अंग्रेजों ने कहा इसको नहीं छोड़ना है, ये बहुत बड़ा खतरा है, और जो जेल में रह रहे थे, जलवाए जलाल से रह रहे थे, खाने पीने की सुविधा थी, इतना ही नहीं, किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी था और वॉलीबॉल खेलने की भी सुविधाएं थीं। जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, और जिनके वाइसराय के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे। 1948 में शिमला में छुट्टी मनाने गए थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस छुट्टी मनाने शिमला में, वो लड़ाई लड़ रहे थे। और जो संघर्ष कर रहे थे वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इस पर तो मुझे वही लाइन ध्यान आती है, वो जब आज क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि भाई कि नौरंग ये सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। तो फिर अब सही इतिहास कैसे पढ़ाया जाएगा? क्योंकि ये तो जो अभी तक पढ़ाया गया बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। देखिए, मैं सिर्फ एक कोट करता हूं। वीएस नायपॉल बहुत बड़े विचारक हुए हैं, राइटर हुए हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 2003 में। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। और कहता है उससे भी बुरा यह है जो विदेशियों में भी उन विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता जो इसके दुश्मन नहीं रहे, जो इसके दुश्मन रहे, जिन्होंने इस पे हुकूमत की, उन्हीं के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। ऐसा विचित्र देश हमने कहीं नहीं देखा होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि दुनिया में कहीं लड़ाई होती है 2 राजाओं में, तो एक ही को महान माना जाता है और दूसरे को नहीं, चाहे कोई जीते हारे। उसने कहा यहां जनता महाराणा प्रताप को महान मानती है और किताबों में अकबर महान है। जनता छत्रपति शिवाजी को महान मानती है, किताबों में औरंगजेब महान है। उसने कहा ऐसा विचित्र इतिहास लिखने वाला दुनिया में कोई और दूसरा देश नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा था वुंडेड सिविलाइजेशन है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। और वो जो इतिहास के अनादिकाल से आज तक बची हुई एकमात्र सभ्यता है भारत, उसके साथ ये स्थिति हुई।
नहीं, लेकिन आजादी की लड़ाई में हमारे जो नायक हैं उनका जो भी योगदान रहा, उन्होंने अपने अपने हिसाब से योगदान दिया, अपने अपने वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से अपना योगदान दिया। लेकिन आज आपसी राजनीति के चलते हो ये रहा है कि वीर सावरकर को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले, पंडित नेहरू में आस्था रखने वाले, उनके योगदान को बहुत बड़ा मानने वाले, एक तरह का बंटवारा हमें नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की आपसी सियासत में, महापुरुषों में यह बंटवारा क्यों? देखिए, यह बंटवारा पहले नहीं था जब तक आप समझदारी के साथ राजनीति कर रहे थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 26 मई 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने पूरा एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है सावरकर ब्रदर्स जी। और उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी क्षमादान सबको मिल गया है, परंतु इनको नहीं दिया जा रहा है। इनमें से एक, ये गांधी जी के वर्ड हैं, विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला, मेरी नजर में वो बुद्धिमान, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। ये गांधी ने लिखा है, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। और आगे उन्होंने क्या लिखा? ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले समझ लिया था, मगर ये गांधी को तो समझ में आया, राहुल गांधी को नहीं समझ में आया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुधांशु जी, जो यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, वो सावरकर जी के भाई ने उन्हें चिट्ठी लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने उनका पक्ष लिया। लेकिन इसके बाद आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पीछे भी हम तस्वीर देख रहे हैं, हम गुजरात की धरती पर मौजूद हैं। अभी आपने कहा कि जब आप ये कोशिश करते हैं कि आप महापुरुषों को अपना लें, जो कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है शिवाजी को अपनाने के साथ, वही वो आरोप आप पर लगाते हैं कि आप सरदार पटेल को अपनाने के और अपने बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कि महापुरुष ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये जो तुम्हारे थे वो अब हमारे हैं, ये राजनीति कैसे? देखिए, मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद सभी महापुरुषों को समान रूप से सम्मान दिया है। सरदार पटेल की सबसे बड़ी भव्य मूर्ति बनाई उन्होंने। गांधी जी का 150वां जो वर्ष था, पूरे धूमधाम के साथ, पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। गांधी जी की खादी की जो बिक्री थी वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी। अरे, हमने अनेक लोगों को वो दिया। अब ये बताइए, एससी जमीर और तरुण गोगोई हमारी पार्टी के थे, उनको भी सम्मान दिया है, सिविलियन अवार्ड्स दिए हैं। तो ईमानदारी के साथ हम सबका सम्मान करते हैं, परंतु समस्या तब आती है जब किसी दूसरे के मन में, अब सरदार साहब की बात करते हैं। सरदार साहब की मृत्यु हुई 1950 में, बताए कांग्रेस उसने, जब तक गुजरात बना 1960 में, तब तक एक योजना, एक संस्थान, एक कोई चीज जो सरदार साहब के नाम पे हो। चलिए दूसरी बात कहता हूं, 2014 या भारतीय जनता पार्टी के राइज 90 के दशक से पहले कांग्रेस के किसी अधिवेशन में बैकग्राउंड में सरदार साहब की फोटो दिखाइए? कहीं नहीं, जीरो। तब समस्या आती है। और यह भी बात कहना चाहता हूं, जब मैंने कहा ना कि सितंबर 46 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो अगस्त 46 में कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें सारी प्रदेश कमेटियों से नाम मांगे जाते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कौन होना चाहिए। एक वोट पट्टाभी सीतारमैया को, एक या दो वोट जेबी कृपलानी को, शेष सारे वोट सरदार पटेल को, सारे वोट सरदार पटेल को। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, नेहरू जी को 0 वोट। अब 0 वोट पाके कोई प्रधानमंत्री बन जाए और सारे वोट पाके कोई किनारे रह जाए, उनको हक है बोलने, उसके बाद उसके नाम पर कुछ लिखा ना जाए। अच्छा, और ये मैं कोट भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर बाय दुर्गादास, सारा पढ़ लीजिए। ठीक है, आपकी पूरा उस मीटिंग का आपकी याददाश्त तो खैर गजब की है, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है राहुल गांधी एक लाइन आगे बढ़े हैं। ये माफी का जिक्र तो इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि भाई देखिए, गांधी, नेहरू, पटेल भी सालों तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी माफीनामे की चिट्ठी पर साइन नहीं किया, और वीर सावरकर ने साइन करके गांधी, नेहरू, पटेल को धोखा दिया। एक लाइन वो और आगे बढ़ गए। मुझे लगता है थोड़ी उनको अपने पार्टी छोड़िए, परिवार की जानकारी नहीं है। आपको पता है बगैर माफी मांगे किसी की सजा माफ हो गई हो? शायद आप लोगों को न ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं, वो नेहरू जी थे 1923 नाभा में, और नाभा में केवल 3 घंटे के अंदर, और ये मैं कोट कर रहा हूं के संथानम, जो कांग्रेस के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी किताब में, जो उनके साथ जेल में थे नेहरू जी के साथ, उन्होंने अपनी किताब हैंडकफ्ड विद नेहरू में लिखा है कि नेहरू जी को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उनके पिताजी ने, यानी मोतीलाल नेहरू जी ने, वॉइसरॉय से संपर्क किया, 3 दिन लग गए, और उसके बाद हमें जेल में खाना और फल भी मिलने लगे, हमारे कपड़े धुलने के लिए नौकर भी आ गया, हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी। इसके बाद कोर्ट ने
नेहरू जी को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा दोपहर में सुनाई गई, और इसका उल्लेख तो इनडायरेक्टली नेहरू जी ने भी किया है अपनी आत्मकथा में। के संथानम की किताब में तो बहुत क्लियर है, और ये अनेक उदाहरण हैं ट्रैप्ड विद नाभा में। दोपहर में हुई और शाम होते होते ब्रिटिश गवर्नर ने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए सजा माफ कर दी। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी नेहरू पटेल के इतने अच्छे कनेक्शंस थे कि बिना माफीनामे के उनकी सजा माफ हो जाती मैंने थी। तो शपथ इसलिए उन्हें चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने तो शपथ की बात कही है। अच्छा, शपथ किसने ली थी बताइए? 37 की प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस के नेता किसके नाम की शपथ लेकर सरकार में आए थे, और 46 में किसके नाम की शपथ ली थी जब अंग्रेजों का शासन था माउंटबेटन? और मनोहर लोहिया जी जैसे लोगों ने मना कर दिया था उस सरकार में आने से कि क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, मजेदार, ये 2 सितंबर का दिन ही क्यों चुना गया था 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए? पता है? वो इसलिए चुना गया था कि जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा है तो 15 अगस्त को सरेंडर डिक्लेयर किया है जापान ने। 2 सितंबर 1945 को जापान के एम्परर ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन किया, और डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन को कोट करते हुए लिखा है कि माउंटबेटन की इच्छा थी कि 2 सितंबर को ही होना चाहिए, क्योंकि दिस डे सिग्निफाइज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन एशिया, क्योंकि इसी दिन कोरिया ने सरेंडर किया, उसी दिन जापान ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे भाई वो सुधांशु जी, फिर हम अभी भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों हैं? देखिए, आज कॉमनवेल्थ में किसका जलवा है? नहीं, जलवा किसी का भी हो, पर हम हैं क्यों उसका हिस्सा? अब हम उसको क्यों ब्रिटिश क्वीन से कॉमनवेल्थ तो allegiance नहीं अभी भी रखते हैं? अच्छा, अब तो हम प्रधानमंत्री कौन है वहां? वो छोड़िए। लेकिन अगर तब की हम शपथ की अगर हम बात करेंगे तो फिर तो ये वाली भी बात हो जाएगी फिर कि कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा हमें नहीं होना चाहिए, अब हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, हमें कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं होना है, हमें भविष्य में कॉमनवेल्थ को अपना हिस्सा बनाना है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्योंकि ये बयान दिया गया तो उद्धव ठाकरे का जो गुट है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, उसकी तरफ से ये डिमांड हुई कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए वीर सावरकर को। ये हम डिमांड करते हैं केंद्र की मोदी सरकार से। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हम साथ आए हों सरकार बनाने के लिए, एमवीए का हम हिस्सा हों, लेकिन राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। तो उद्धव ठाकरे की ये डिमांड मानने जा रही है केंद्र सरकार? देखिए, वैसे तो सावरकर जी के परिवार के लोग ही इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, तो हमारे आपकी टिप्पणी करने का कोई वो नहीं बनता। फिर भी यदि हम ये कहना चाहें तो जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो इस तरह का ना कोई प्रस्ताव आया, ना हमारे साथ जब वो थे तब उन्होंने ऐसा कहा। और ज़्यादा कष्ट की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र से सांसद बन के गया महाविकास अघाड़ी सरकार में उनके समर्थन से, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर कसीदे पढ़े थे। बहुत कष्ट होता है इस बात को, इसलिए मैं कहता हूं सावरकर जी का सम्मान है, उसको दिल से सम्मान रखिए और उसके विषय के ऊपर ईमानदारी से राजनीति करें। मैं इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि कम से कम आज शिवसेना ने सावरकर जी के मुद्दे पर कांग्रेस को सही आईना दिखाया। एक इसी से जुड़ा सवाल ये भी कि क्योंकि ये मुद्दा उठा महाराष्ट्र